हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज है आपका ईएमआरएस इंग्लिश का डे 4 है। एलिजाबेथन एज एंड ग्रामर दोनों चीज़ लेकर आई हूं। एलिजाबेथन एज में आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं शेक्सपियर्स वर्क्स, तो उसके क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। और ये क्या हो गया भाई? और भाई आज काफ़ी सारे लोगों को किताब जो है वो मिल गई होगी, तो आई होप कि ये किताब आप लोगों को अच्छी लगे। बड़ी मेहनत तो करी है इस किताब पे, तो ये किताब आप लोगों को अच्छी लगे। ये है हमारी द पाथ टू विक्ट्री। ये किताब हमारे ऐप पर अवेलेबल है। इस किताब में आपका ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही पोर्शंस हैं। जिन लोगों को मिल गई होगी उन्होंने, उनके हाथ में ये होगी और उन्होंने देखा होगा। ये किताब जो है भाई ऐसा है कि इस किताब से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। इसमें आपके फिगर्स ऑफ स्पीच डिटेल है, फिगर्स ऑफ स्पीच डिटेल में, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और स्टैंजा फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, विलियम शेक्सपियर सब डिटेल में है। फिर उनके एमसीक्यूज लगे हुए हैं। फिर ग्रामर है, ग्रामर के नोट्स हैं पूरे, मतलब ग्रामर पूरा दिया हुआ है, उसके नोट्स हैं। फिर उसके पीछे एक्सरसाइज दी हुई है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स लगे हुए हैं। तो यानी कि ये इट्स अ कंप्लीट बुक इन इटसेल्फ। तो ये बुक जो है वो आप लोगों के तैयारी में एक माइलस्टोन जो है वो साबित होगी। और ये किताब आप हमारे ऐप से ख़रीद सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि सोचिए मत इतना, और ख़रीदने से पहले इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और ये किताब जो है, यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम आवर ऐप, दैट इज़ इंग्लिश सूत्रा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा ये बैच है। अब अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में, तो यूपी टीजीटी का बैच है जो लाइव बैच है, ग्रामर और लिटरेचर दोनों का। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है यूपी टीजीटी का, जिसमें 50 पेपर्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, फुल लेंथ पेपर जो हैं। और फुल लेंथ पेपर 17 जो है वो मॉक है, बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो आपके फुल लेंथ पेपर हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपका जो जैसे तैयारी आपके अच्छी हुई भी है, या आप उसके बाद आप टेस्ट दे के देखना चाहते हैं, तो ये हमारी प्रैक्टिस भी बैच सीरीज़ है। ऑब्वियसली इट्स अ पेड बैच, इसमें लाइव क्लास चलती है और सारे जो पेपर्स हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मेरे द्वारा दिया जाता है। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। यूपी टीजीटी का वीडियो बैच है। जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं वो वीडियो के फॉर्म में डल जाती हैं। कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो वो इसमें डल जाती है। यूपी टीजीटी का है, पीजीटी का है, दो मतलब पीजीटी का टीजीटी कंबाइंड है, और इसमें दिल्ली का DSSS भी है। जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। और ये जो है इसमें आपको स्टडी मटेरियल बुक फॉर्म में सारा आपके घर पर पहुंचता है। इसको भी आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए, अब ऐड हो गया। ये सारा कुछ आपको मिलेगा इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर। ठीक है। अब कहेंगे पहले 3 मिनट निकाल दो और उसके बाद आगे का देख लो, मैं बीच में फिर आ जाऊंगी ऐड करने को। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एलिजाबेथन एज और विलियम शेक्सपियर का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली रिटन इन कोलैबोरेशन विद मिडल्टन। ठीक है। तो मिडल्टन के साथ कौन सा प्ले जो है उनका कोलैबोरेशन में लिखा गया था? टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइमन ऑफ एथेंस, या जो है द टेमिंग ऑफ द श्रू। आप एक एक करके, अगर हम पहले एक काम करते हैं कि पहले हम लोग जो है वो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो प्लेज हैं एक एक करके, कि ये प्लेज जो हैं वो हैं क्या। सबसे पहला जो है वो आपका प्ले जो है वो है टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस को कहा जाता है कि ये शेक्सपियर का ब्लड प्ले था, बहुत ही ज़्यादा गोरी जो है वर्क था, जिसमें
जो है कैनिबलिज्म भी दिखाया गया है एंड एलिजाबेथन जो ऑडियंस थी उनको इस तरीके के प्लेस बहुत पसंद थे। द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये उनका शॉर्टेस्ट प्ले है और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी स्लैपस्टिक ह्यूमर पर आधारित है। टाइमन ऑफ एथेंस इसे ट्रेजेडी ऑफ फिलेंथ्रोपी कहा जाता है। टेमिंग ऑफ द श्रू ये एंटी फेमिनिस्टिक स्टडी जो है इसको कहा जाता है। तो जो कौन सा प्ले मिडल्टन के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो लिखा है, तो ये कहा जाता है दैट इज, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कौन सा है, तो ये आप सभी को पता भी होगा, दैट इज टाइमन ऑफ एथेंस। इसे जो है वो इट्स अ वर्क ट्रेजेडी ऑफ फिलेंथ्रोपी भी कहा जाता है टाइमन, और ये शेक्सपियर का अधूरा प्ले जो है वो माना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अनफिनिश्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर। अपार्ट फ्रॉम ट्रायलस एंड क्रेसिडा, दिस प्ले इज ऑल्सो कंसिडर्ड द अनफिनिश्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मूर ऑफ वेनिस is the subtitle of Shakespeare's play Macbeth, The Merchant of Venice, Titus Andronicus and या Othello। भाई आप ये देखिए कि मकबेथ के लिए जो यूज़ होता है वो होता है बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, यानी कि बेलोना जो वॉर ऑफ जो गॉडेस ऑफ वॉर थी उनका जो है उसका ब्राइड ग्रूम। मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटनी को कहा गया है और शाइलॉक है मर्चेंट ऑफ। टाइटस एंड्रोनिकस अभी मैंने आपको बता ही दिया कि दैट इज द कॉमेडी, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। ऑथलो, ऑथलो को कहा जाता है मूर ऑफ वेनिस। ये वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले है जिसमें मूर को एक विदेशी को शेक्सपियर ने टाइटल कैरेक्टर जो है वो दिया है। Who gave Hamlet a military funeral in Hamlet? होरेशियो, मार्सिलस, रोजनक्रेंट्स, फर्टिनब्रास। हैमलेट प्ले आप सभी ने पढ़ रखा होगा, शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। शेक्सपियर इस प्ले को टी.एस. इलियट के द्वारा आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है, क्योंकि इस प्ले पे टी.एस. इलियट के अनुसार आर्टिस्टिक जो है सक्सेस और सॉरी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है, तो इस प्ले को टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर जो है वो कहा है। अब इसमें हैमलेट की एक लाइन भी है, होरेशियो आई एम डेड, तो उसको एक मिलिट्री फ्यूनरल कौन देता है? दैट इज फोर्टिनब्रास जो है वो देता है। The Battle of Philippi actually took place in the year. Battle of Philippi जो कब हुई थी? 53 BC, 50 BC, 45 BC या 42 BC, इनमें से किस में हुई थी? तो Battle of Philippi जो हुई थी that took place in 42 BC। ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में हमें ये देखने को मिलती है। Who killed themselves at the Battle of Philippi? Brutus and Cassius, Cassius and Casca, कास्का एंड एंटनी, ब्रूटस एंड एंटनी। तो कौन जो है वो अपने आप को जो है सॉरी बैटल ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा कह गए, जूलियस सीजर में है, तो जूलियस सीजर में जो है वो बैटल ऑफ फिलिपी। तो हु किल्ड देमसेल्व्स एट द बैटल ऑफ फिलिपी? बैटल ऑफ फिलिपी में कौन के मारता है? तो वो है आपका देमसेल्व्स, खुद को। ये जो खुद को मारते हैं वो ब्रूटस एंड कैशियस जो है वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को खुद नहीं मारते हैं, बट दे किल्ड देमसेल्व्स, ब्रूटस एंड कैशियस। वो जूलियस सीजर में था। ट्वेल्थ नाइट बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में बांटा गया है, जिसमें जो सेकंड पीरियड है ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये 1601 से 1602 के बीच में लिखा गया है, और ये एक उनकी कॉमेडी है, ये सेकंड पीरियड में को बिलोंग करती है। And now the next question is, एक मिनट में अभी बस आती हूँ। Now the next question is, the battle of Actium took place in, देखिए वो बैटल ऑफ फिलिपी जो है दैट टुक प्लेस इन
जूलियस सीजर, और जिसमें कैशियस और ब्रूटस जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन बैटल ऑफ एक्टियम जो है वो किस में जो है वो होती है। अब अभी आपने देखो, देखिए जो क्वेश्चन था इसमें, अभी हमारा जो है ये सारा जो है बैटल ऑफ फिलिपी की बात की थी हमने, 42 बीसी में थी। इसके बाद ये तो बैटल ऑफ फिलिपी और किसने किसको, जूलियस सीजर में हुआ था। अब बैटल ऑफ एक्टियम जो है वो कौन से प्ले में जो है वो हुई थी, मेजर फॉर मेजर, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। बैटल ऑफ एक्टियम हुई थी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। आपको पता होगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो प्ले है वो इसके जूलियस सीजर के बाद का प्ले माना जाता है। और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से प्रभावित होकर ड्राइडन ने लिखा है ऑल फॉर लव, जो लिखा है जिसे हीरोइक ट्रेजेडी कहा जाता है, ऑल फॉर लव। तो ये हीरोइक ट्रेजेडी ड्राइडन का वर्क है, और ये इसे हीरोइक ट्रेजेडी कहा जाता है। हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक प्लेस जो हुए थे वो रेस्टोरेशन पीरियड में, और इसमें काफ़ी जो है उनको वो जो है उठे थे। तो ये है उनका ऑल फॉर लव, दैट इज। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है, इन विच ईयर डिड पेरिकल्स प्रोबेबली केम आउट। पेरिकल्स जो शेक्सपियर का ये प्ले जिसके बारे में जो शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में शामिल भी नहीं हुआ था, 36 प्लेस ही शामिल हुए थे। पेरिकल्स जो है ये कब जो है वो आया था, तो पेरिकल्स प्रोबेबली जो शेक्सपियर का ये प्ले है, इसे ये भी माना जाता है कि ये प्ले, इसके ऊपर ये लगा था कि शेक्सपियर ने पता नहीं ये प्ले लिखा भी है या नहीं लिखा है। इसमें जो कोरस के रूप में उन्होंने यूज़ किया है, जॉन गावर को यूज़ करा है, और जो इमेजिनरी कैरेक्टर के रूप में। तो पेरिकल्स जो आया था दैट केम इन 1609 में, पेरिकल्स जो है वो आया था, आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 1609। द पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर इज द सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये मैंने पहले ही बोल दिया, और इसे सबको पता भी होगा कि पेरिकल्स जो है उसका सबटाइटल है दैट इज प्रिंस ऑफ टायर। ये प्ले शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। The second period of Elizabethan drama was dominated by University Wits, Elizabethan drama, Elizabethan poetry, Renaissance। एलिजाबेथन ड्रामा को जो किसने जो है डोमिनेट करा था, तो सबसे पहले हम लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें जो ड्रामा की बात की जा रही है तो किसकी की जा रही है। ये यूनिवर्सिटी विट्स थे, ये वो व्यक्ति लोग थे जो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, और जिनको मॉडल मानकर शेक्सपियर ने अपने प्लेज में उनको जो है उनके वर्क्स को उन्होंने यूज़ भी किया है। कहा भी जाता है इफ़ देयर वर नो मार्लो देयर वुड बी नो शेक्सपियर। अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते, और शेक्सपियर खुद भी मार्लो को अपना मास्टर जो है वो माना करते थे। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन के पेंडेस्टो से जो है उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने अपना जो वर्क्स है उसमें उनका यूनिवर्सिटी विट्स का मटेरियल जो है वो लिया है। तो सेकंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा जो डोमिनेट किया जाता था वो यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा जो है वो डोमिनेट किया जाता था। Which of the following is an age of bold adventure? The modern age, the Elizabethan age, the metaphysical age, the neoclassical age। अगर आपको पता हो कि भाई जब रेनेसांस की शुरुआत हुई थी इटली में, तो सारे बंधन तोड़ दो। रेनेसांस का मतलब ही होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ विच लर्निंग? ग्रीक एंड रोमन लर्निंग का रिवाइवल हुआ था। पीपल गॉट टू नो, फिर लोगों को पता चला था, धर्म की आस्थाओं से वो बाहर आए थे कि जो एक डार्क एजेस में वो जी रहे थे, ज्ञान ने उस एजेस से उनको मुक्ति दिलाई थी। तो जब रेनेसांस की शुरुआत फुल फ्लेज्ड रेनेसांस जब इंग्लैंड में जब आया था, जब क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो गद्दी पर थी, उस समय जितने गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, सीपी स्नो ने एलिजाबेथन एज को, एलिजाबेथन एज के लेटर पीरियड को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा है। तो इस एज में बेसिकली जो राइटर्स से सारा बंधन टूट के उनका था, ये था कि वो बोल्ड एडवेंचर जो है वो धर्म और धार्मिक चीज़ों से हटकर बोल्ड एडवेंचर को उन्होंने अपने वर्क्स में स्थान दिया था, दैट इज द एलिजाबेथन एज।
Whose ghost haunts Macbeth in the play? लेडी मकबेथ, बैंको, मेलकॉम या मैकडफ? आपको पता होगा कि जब मकबेथ को ये जो विचेस हैं जिन्हें थ्री वियर्ड सिस्टर्स कहा जाता है कि ये भविष्यवाणी करती हैं कि जो मकबेथ जो है ही वुड बी द किंग ऑफ ही वुड बी द किंग, और लेकिन जो बैंको है उसके बच्चे किंग जो हैं वो बनेंगे स्कॉटलैंड। तो इस चीज से मकबेथ को एक क्योंकि वो जो उनकी भविष्यवाणियां हैं वो एम्बिगियस है, वो जो है वो मतलब एक कोई बात क्लियर नहीं है उनकी। तो मकबेथ जो है वो हेंचमैन से कहकर बैंको को मरवा देता है। बैंको और उसका बेटा फ्लियंस बच जाता है, लेकिन बैंको मारा जाता है। तो जब वो एक फीस्ट जो है वो करा जाता है, उस फीस्ट में मकबेथ को बैंको का घोस्ट जो है वो टेबल पर दिखाई देता है। तो ये जो घोस्ट है किसका दिखाई देता है? बैंको का। सुपर नेचुरल एलिमेंट इसमें विचेस है, घोस्ट है। Shakespeare's The Comedy of Errors, Syracuse and Ephesus are the names of places, cousins, real sisters, policemen. Comedy of Errors जो कि शेक्सपियर का जो प्ले है जो कि मिस्टेकन आइडेंटिटी पर आधारित है और जिसमें दो जुड़वा भाई हैं, उन जुड़वा भाइयों के दो जो हैं वो नौकर हैं, वो भी जुड़वा भाई हैं। तो ये जो प्ले है ये इसमें सायराक्यूज एंड एफेसस जो है वो किसके नाम है? वो जगह के नाम है, जगह के नाम है। Which play of Shakespeare was included in the wedding celebration of Princess Elizabeth? The Merchant of Venice, The Tempest, Merry Wives of Windsor, As You Like It. जैसा कि आपको पता है शेक्सपियर की जो लास्ट प्लेस थे उन्हें रोमांसेस कहा जाता है, और रोमांसेस के अलावा उन्हें ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है, यानी कि ट्रेजेडी के साथ कॉमेडीज के जो है एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो प्ले है शेक्सपियर का दैट इज स्वान सॉन्ग, यानी कि लास्ट प्ले है उनका, और ये इसमें एक मास्क है, और ये क्वीन जो ये प्रिंसेस एलिजाबेथ की वेडिंग के लिए बेसिकली लिखा गया था। ये वैसे भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं था, ये एक केवल जो है ये दरबार के लिए ही ये प्ले किया गया था। इन द विंटर्स टेल पर्डिटा इज द डॉटर ऑफ। विंटर्स टेल भी शेक्सपियर का वो प्ले है जो ट्रेजी कॉमेडी या रोमांसेस की कैटेगरी में आता है। विंटर्स टेल इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो सर्दियों में दादी और नानी जो हैं वो आग के पास बच्चों को घेर के कहानी सुनाती हैं, तो इसी वहीं से इसका नाम जो है वो लिया गया है। और इसमें जो पर्डिटा जो दिखाई है वो डॉटर है लियोनिटीज की, Leontes, इसमें ए है और लियोनिटीज की डॉटर है। Which poem was contributed by Shakespeare to Robert Chester's Love Martyr? The Phoenix and the Turtle, Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, A Lover's Complaint. एक ये जो है एक इनके बारे में जो ये रॉबर्ट चेस्टर हैं इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर ये इन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था लव्स मार्टियर, और जिसका जो सबटाइटल था दैट वाज रोजलीन्स कंप्लेंट। रोजलीन्स कंप्लेंट इसका सबटाइटल था, और इसके लिए इसमें जो ये लव्स मार्टियर था इसमें शेक्सपियर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था दैट वाज द फीनिक्स एंड द टर्टल। इसका सबटाइटल था रोजलीन्स कंप्लेंट। इनके बारे में रॉबर्ट चेस्टर के बारे में ज़्यादा जो है वो नहीं पता, और शेक्सपियर ने इस कलेक्शन में जो पोएम दी थी दैट वाज द फीनिक्स एंड द टर्टल। डेस्डेमोना इज अ कैरेक्टर इन हैमलेट, ऑथलो, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट। डेस्डेमोना एक वो कैरेक्टर है जिसे बिना बात के ही मार दिया जाता है, बेहद खूबसूरत प्यारा कैरेक्टर। और उसका कौन किस प्ले में कैरेक्टर है? ऑथलो, जो शेक्सपियर की बहुत ही अच्छी ट्रेजेडीज में से एक ट्रेजेडी मानी जाती है, दैट इज ऑथलो। In Shakespeare's play Cymbeline, who speaks the following line, hang there like fruit my soul till the tree die? ये जो लाइन है, ये जो वर्क है सिम्बलीन, इसका वैसे भी इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है
कि टेनिसन जो खुद को ये मानते थे कि शेक्सपियर के बाद जो सबसे ज़्यादा कमांड जिसकी इंग्लिश पे है वो टेनिसन की है, और वो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेड कवर के नीचे से इसी किताब की कॉपी जो है वो मिली थी सिम्बलीन की। और सिम्बलीन में ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली जाती है कि ये पोस्थुमस के द्वारा, जो कि इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, पोस्थुमस के द्वारा ये लाइन जो है वो बोली जाती है। ग्रीन्स पेंडेस्टो इज द सोर्स ऑफ विच शेक्सपियरियन प्ले। ग्रीन जो है वो एक यूनिवर्सिटी विट थे, और उनका पेंडेस्टो शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर भी जो है वो ही वेरी वेल न्यू की हाउ टू यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर्स। तो ग्रीन का पेंडेस्टो शेक्सपियर के कौन से प्ले का जो है वो सोर्स है, दैट इज द विंटर्स टेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे हाई लेवल के हैं या कुछ भी हैं, और लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक बार एक जो है एक तरीके से आपका जो है एक क्विक रिवीजन जो है वो हो जाता है, और इसलिए जो है इसमें मैं इसको करवा रही हूँ। इसमें क्वेश्चंस जो हैं, इसके साथ मैं थोड़ा बहुत जो है वो अतिरिक्त जानकारी भी दे रही हूँ, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो रहेगी। तो अगर ऐसा आपको लगता है, तो नहीं लगता तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। If music be the food of love, play it on. These lines occur in द टेम्पेस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट। ये लाइंस जो है वो जब ये प्ले ट्वेल्थ नाइट शुरू होता है, बहुत ही मेरी जो है वो प्ले है, और इसमें ड्यूक जो है वो कह रहे हैं कि भाई जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाने से जो है किसी की खाने की इच्छा ही मर जाती है, तो अगर म्यूज़िक जो है वो फूड है लव का, तो इतना जो है वो म्यूज़िक को जो है वो बजाओ कि प्यार करने की इच्छा ही खत्म जो है वो हो जाए। तो दैट इज़ ट्वेल्थ नाइट। फॉरबिडन प्लैनेट, अ साइंस फिक्शन फिल्म, वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले। ये एक अमेरिकन मूवी है, 1956 की है, आई थिंक 1956 की ये मूवी है फॉरबिडन प्लैनेट। हाँ जी, 1956 की मूवी है, और ये जो मूवी है ये शेक्सपियर के कौन से प्ले पर आधारित है, तो आप समझ ही गए होंगे। जब प्लैनेट नाम दिया है तो आप समझ गए होंगे कि टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट भी एक एन्चेंटेड आइलैंड करके ड्राइडन का भी ये वर्क है, तो ये जो है टेम्पेस्ट पे आधारित है। साइफाई है, वैसे ये साइंस फिक्शन है। ये द नेम ऑफ एंटनीज वाइफ इज, ऑप्शन ही गायब कर दिए गए हैं। एंटनी की वाइफ का नाम पोर्शिया क्लियोपेट्रा मकबेथ किंग लियर कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन ही गायब कर दिए गए हैं। और एंटनी की वाइफ जो है वो इसमें से कोई सी भी नहीं है। एंटनी मतलब सारे ऑप्शन ही गलत कर दिए हैं आपने, सारे ऑप्शन गलत कर दिए हैं। ये नीचे के क्वेश्चन के ऑप्शन ऊपर ले लिए गए हैं। एंटनी की वाइफ का नाम है फल्विया। हाँ, आंखें कमजोर, खुद ही कह रहे हैं मेरी आंखें कमजोर हो गई, अब बिना चश्मे के टाइप करते हो तो क्या होगा बताओ। One may smile and be a villain. These lines are from Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear. ये lines जो हैं आप समझ ही गए होंगे, ये lines Hamlet में से हैं। Hamlet ये क्लॉडियो के लिए कहते हैं कि एक इंसान कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने इतने बड़े जो क्राइम है उसको भी जो है वो छुपा लेता है। तो ये Hamlet की जो है वो lines है। Who wrote in context of Renaissance while Italy? ये वाला क्वेश्चन मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो मुझे नहीं, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था। Elizabethan age produced famous literary personalities. The age was also known as. ऐसा होता है कि कोई भी एज जो उस समय का राइटर जिसको बहुत पसंद किया जाता है उस एज के राइटर से जाना जाता है, तो एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानी जाती है।
Which of these is the dark comedies या problem plays? Measure for measure, as you like it, much ado about nothing, none of these. शेक्सपियर के इनमें से कौन सी जो है वो डार्क कॉमेडी है? दैट इज शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर को डार्क कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले जो है वो कहा जाता है. डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी उसको कहा जाता है जिसमें शुरुआत तो सारी जो है वो ट्रेजेडी वाली हो मगर एंड जो है वो भला हो जाए. दैट इज मेजर फॉर मेजर, दैट इज अ प्रॉब्लम प्ले. ये जो टर्म था शेक्सपियर के 3 प्लेस के लिए फ्रेडरिक एस बोस ने दिया था. द ट्रेजिक कॉमेडी अमंग दीज इज, ट्रेजिक कॉमेडी या जिसे रोमांस भी कहा जाता है इनमें से कौन सी है? ट्वेल्थ नाइट ये तो एक कॉमेडी है. एज यू लाइक इट पेस्टोरल रोमांस है. सिम्बलिन लव लेबर लॉस, लव लेबर लॉस कॉमेडी ऑफ मैनर्स है. सिम्बलिन है ट्रेजिक और ये वैसे भी शुरुआती फेज की लिखा हुआ वर्क है. सिम्बलिन जो है दैट इज ट्रेजिक कॉमेडी रोमांस, शेक्सपियर के लास्ट फेज को ये बिलोंग करती है. डैश ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स पेस्टोरल लव, इनमें से कौन सा जोड़ा पेस्टोरल लव को बताता है? ऑर्लैंडो एंड रोजलिंड, सीलिया एंड ओलिवर, फीबे एंड सिल्वियस, हेलेना एंड ओबेरॉन. तो ये जो है इनमें से पेस्टोरल लव को बताने वाला जो शेफर्ड और शेफर्डेस ही है दैट इज. वैसे तो इसमें जो है लेकिन हम ऑर्लैंडो रोजलिंड और सीलिया ओलिवर को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ये है तो राजकुमार और राजकुमारी. तो शेफर्ड और शेफर्डेस है फीबे एंड सिल्वियस. तो इसका आंसर है दैट इज सी. चलिए ये तो हुए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस. अब ना ग्रामर के क्वेश्चंस पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ अलाक्रिटी. अलाक्रिटी जो वर्ड होता है उसका मतलब तत्परता, उत्सुकता, बड़ी खुशी से कूद कूद के काम करने वाला. हाँ हम कर लेंगे हम कर लेंगे. तो इसे अलाक्रिटी जो है वो कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर करे. नहीं 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 पूरी दुनिया काम हमसे करवा लो हम ही कर लेंगे. तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड अलाक्रिटी. तो अलाक्रिटी का उल्टा क्या होगा? देखिए इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है इनेबिलिटी. हेजिटेशन का मतलब है हिचकिचाहट, नहीं नहीं हमें कुछ काम मत दो हम कुछ कर नहीं सकते हैं. अनसर्टेनिटी अनिश्चितता. इनेबिलिटी इनएप्टीट्यूड का ही जो है वो सिनोनिम है. तो इसका आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे, हेजिटेशन. जो एक होते हैं अलाक्रिटी से कम काम करने वाले, एक कुछ काम करना ही नहीं चाहते. तो इसका आंसर होगा हेजिटेशन. What is the meaning of the idiom of flying visit? A very short visit, a visit to the space, a visit by an aeroplane, a visit by on a gas filled balloon. क्या बढ़िया वो है. फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है उड़ते हुए जो है वो विजिट करना. वैसे जैसे आपने सुना होगा एग्जाम में एक वो अभी आता है ना उड़न दस्ता सच जो है. तो फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बहुत ही छोटी सी विजिट का, बस आए और दरवाजे से ही उड़कर चले गए. तो दैट इज अ वेरी शॉर्ट विजिट. द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस डैश अ लॉन्ग फ्लाइट. तो इंडियन मैगपाई इसमें आपको प्रेपोजिशन जो है भरना है विद, इन, एट, ऑन. द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट. ठीक है जी. The synonym of sardonic is miserable, cruel, scornful, noisy. सार्डोनिक जो होता है इसका मतलब होता है बहुत ही घृणात्मक रूप में, बहुत ही ज्यादा. किसी को देखकर सार्डोनिक स्माइल देना ऐसे करके, तो जो है ना वैसे वैसे मैं ऐसे कर नहीं पा रही हूँ. सार्डोनिक होता है दैट इज स्कॉर्नफुल, बहुत ही जो है घृणा से भरा हुआ. ठीक है. तो ये हो गया. अब मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि इफ़ यू आर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो यू कैन बाय माय बुक फ्रॉम माय ऐप. इंग्लिश सूत्रा के ऐप से आप हमारी बुक द पाथ टू विक्ट्री खरीद सकते हैं. और भाई मेहनत कर रहे हो तो सही दिशा में मेहनत करो. और इसके अलावा आप हमारे प्रैक्टिस बैच को भी देख सकते हो. इसके अलावा आप हमारे वीडियो बैचेस को भी देख सकते हो, लाइव को भी देख सकते हो. मगर उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा. देखा मैं कितनी होशियार हो गई, बीच पर भी ऐड कर लिया मैंने. आर्केक मीन्स डिसेंट, क्लमजी, मॉडर्न, प्रिमिटिव. आर्केक का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही पुराना जो होता है उसको आर्केक जो है वो कहा जाता है. आज के जमाने में कबूतर जा जा जा, तो बहुत ही पुराने से को आर्केक को बोला जाता है पुराना. तो दैट इज इसका आंसर है दैट इज प्रिमिटिव.
ठीक है, बहुत ही पुराना जो है उसको आर्केक जो है वो कहा जाता है। इसका उल्टा जो होगा वो एंटोनिम जो होगा वो इसका मॉडर्न होगा। और वैसे तो हाँ, बहुत पुराने के सेंस में ही जो है उसको कहा जाता है। और वेरी ओल्ड फैशन, नो लॉन्गर इन यूज, ये भी इसके लिए यूज करते हैं। Although there are some similarities in the qualifications of two candidates, the difference among them are quite pronounced. No error. आपको इस सेंटेंस में गलती ढूंढनी है। आप देखिए कौन सी गलती आपको दिख रही है। Although there are some similarities in the qualifications of two candidates, the difference among them are quite pronounced. तो अगर आपने गलती ढूंढ ली है तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो वर्ड होता है डिफरेंस, इसके बाद चाहे डिफरेंस आ रहा है, इसको जो प्रेपोजिशन फॉलो करता है वो बिटवीन करता है, इसीलिए यहां अमंग नहीं आएगा, यहां आएगा बिटवीन। डिफरेंस के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो बिटवीन आता है। एबिस्मल, विगर, एक्सप्लोजन, हॉरिफाइंग, मिक्स। एबिस्मल का वैसे जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही बुरा, बहुत ही डरावना, उसे कहा जाता है एबिस्मल, बहुत ही ज्यादा भयानक। तो इसका आंसर होगा सी, हॉरिफाइंग। भूत तो बाबा आ जाएंगे एबिस्मल वाले, तो वो होता है हॉरिफाइंग। हैरंग मीन्स लेक्चर, क्वेरल, ब्यूटिफाई, रन। जो है एक भड़काऊ जो है उसको बात को, भाषण को बोला जाता है हैरेंग। तो दैट इज ए। गुलाश, गुलाश स्टैंड्स फॉर टॉप, स्ट्यू, शू, प्ले। गुलाश जो होता है वो एक सूप को कहा जाता है, तो सूप से जो है इसमें वर्ड आपको दिख रहा होगा दैट इज स्ट्यू, that's goulash. The synonym of pontifical is, वैसे तो ये पोप से संबंधित होता है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है बहुत ज्यादा एयर्स में होना, तो इसका होगा बोस्टफुल, बहुत ही ज्यादा बोस्टफुल को कहा जाता है, दैट इज pontifical। तो ये है आपका, और मैं देख लूं एक मिनट और कौन कितने क्वेश्चन है इसमें। अभी मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हुए हैं आपके इसके। और दैट इज पॉन्टिफिकल, मैंने बताया पोप से संबंधित तो होता है, लेकिन इसमें एक दूसरा जो सिनोनिम होता है इसका बोस्टफुल, बहुत ही ज्यादा एयर्स में होना, तो दैट इज बोस्टफुल। The patient was disappointed not finding the doctor in his seat. At, on, from, in. The patient was disappointed at, not finding. तो disappointed at होता था किसी चीज पर निराश होना, तो patient was disappointed at not finding the doctor in his seat, तो at इसमें लगेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ वेंगार्ड, वॉचमैन, प्रोटेक्टर्स, सिक्योरिटी मैन, फोर फ्रंट। वेंगार्ड का मतलब होता है कि फोर फ्रंट पर आकर पोजीशन लेना, तो इसका है दैट इज फोर फ्रंट। फोर फ्रंट जो है वो इसका आंसर होगा। द एंटोनिम ऑफ अनइम्पीचेबल, पहले अनइम्पीचेबल का मतलब समझिएगा, बहुत ज्यादा रिलायबल, जिस पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता, उसे अनइम्पीचेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे इंपीचमेंट होता है, महाभियोग कहा जाता है, तो अनइम्पीचेबल होता है वेरी रिलायबल विच कैन नॉट बी डाउटेड, जिस पर डाउट किया ही नहीं जा सकता। तो करप्टिबल, ब्लेमवर्दी, कैलकुलेटिंग या मिस्टीरियस, जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता। तो अनइम्पीचेबल का एंटोनिम क्या होना चाहिए? जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता वो अनइम्पीचेबल, और जिस पर ब्लेम डाला जा सकता है तो ये इसका आंसर होगा दैट्स ब्लेम वर्दी। द सन डैश द फॉग डिसअपियर्ड। आप लोगों ने अगर एक ये जो है एक टर्म सुना हो जिसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब एक पार्टिसिपल का अपना एक सब्जेक्ट होता है, और एब्सोल्यूट फ्रेज भी कहते हैं,
तो इसमें होता है एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। द सन हैविंग राइजन, तो ये पार्टिसिपल है और ये पार्टिसिपल का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ठीक है जी। द एंटोनिम ऑफ प्रोडिगैलिटी, अब इसको एक मिनट टर्म को ध्यान से देखिएगा। बेतहाशा, फिजूल खर्ची को प्रोडिगैलिटी कहा जाता है। पार्सिमनी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, स्पेंड थ्रिफ्ट। अब दिमाग में ये आता है कि भाई इसका आंसर इकोनॉमिकल क्यों ना कर दे। तो प्रोडिगैलिटी अगर हम कहते हैं तो प्रोडिगैलिटी है क्या, ये कौन सा जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो प्रोडिगैलिटी जो है वो एक मतलब आदत है कि किसी चीज को जो है भाई एक नेम ऑफ जिसे कहना चाहिए एक जो आदत है उसका जो है नाम है। तो अब इस जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जो है वो लेंगे। अगर हम इसमें फ्रूगल लेते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसमें इकोनॉमिकल लेते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट तो खैर वो चीज है कि वो तो खर्चीले को ही बोला जाता है। मगर हम इसमें फ्रूगल और इकोनॉमिकल क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं और हमें नाउन लगाना है। तो इसके नाउन इसी का कौन सा होगा, दैट इज पार्सिमनी। इसीलिए क्योंकि दिमाग में आता है कि इसका आंसर इकोनॉमिकल क्यों ना, अगर इकोनॉमी होता तो लगा लेते, लेकिन नाउन को का एंटोनिम नाउन से ही देंगे, दैट्स व्हाई पार्सिमनी। A teetotaler is one who totally abstains from wine, one who does not take any intoxicating drink, one who is very fond of sensuous enjoyment, one who has irresistible desire for alcohol। तो इसका ये है कि वो ये भाई ये दो तरीके के उसमें इन्होंने दे दिए हैं। और दैट इज भाई अ टी टोटलर वो होता है जो कि किसी भी प्रकार का जो शराब है, किसी भी प्रकार का नशा जो है वो नहीं लेता है। दैट इज वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हो गया, तो यहां पर इसका आंसर होगा दैट्स बी। वाइन से नहीं, वाइन के अलावा अगर कुछ और ले लेते हो तो वन हु डजंट टेक एनी टेक होगा ये, टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। In the present times, the real sufferers are the people belonging to the जो है मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी, बॉर्जर्स, एलीट, इंटर एलिया, प्रोलेटेरियन। आप सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें ये इंटर एलिया जो है इंटेलिजेंशिया तो नहीं है कहीं है, और इंटर एलिया वैसे इंटेलिजेंशिया होना चाहिए था, तो इससे जो है हमें वो पता चल जाता कि ये क्लास का ही नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले हम बॉर्जर्स लेते हैं। बॉर्जर्स होता है मिडिल क्लास, एलीट होता है अपर क्लास, प्रोलिटेरियन होता है वर्किंग क्लास, और इंटर एलिया या इसका मतलब था अमंग अदर थिंग्स। वैसे इंटेलिजेंशिया होता तो बुद्धिजीवी वर्ग होता। तो मिडिल क्लास के लिए जो वर्ड यूज करा जाता है वो है बॉर्जर्स। Meaning of the idiom to meet one's Waterloo, to meet a new person, to visit a new place, to meet one's final defeat, none of these. Meet one's Waterloo, तो ये इसका आंसर है भाई अपनी फाइनल डिफीट को जो है फाइनल बुरी तरीके से हार जाना। मीनिंग ऑफ द इडियम योमेन सर्विस, योमेन सर्विस, प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, मीनेस्ट वर्क, एक्सलेंट वर्क। ये जो इडियम है योमेन सर्विस, इसका क्या जो है वो मीनिंग है, तो आप देखिए क्या है, देखते क्यों नहीं हो, देखो, दैट इज एक्सलेंट वर्क। गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, गंगा जो है वो सेक्रेड रिवर है। अब इसमें भाई पहली गलती तो आपको दिख ही रही होगी, इसमें गलती क्या है, भले ही ब्लैंक जो है वो सेक्रेड के पहले लगाया हुआ है, लेकिन आपको जो है वो दिख रही होगी कि इसमें एक गलती और भी है। देखिए सबसे पहले गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर, तो उसके आगे द गंगा आना चाहिए। ये कहा जा रहा है जनरल फॉर्म में, तो यहां आना द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो ये इस तरीके से तब ठीक होगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस ये आज के क्वेश्चन थे, लगभग 48 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने करवाए हैं।
इन 36 मिनट्स। अब आप सोच रहे होंगे टाइम तो 39 हो रहा है, क्योंकि 3 मिनट तो मैंने ऐड करा था ना, तो 36 मिनट्स में मैंने करवाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।